पानी के बारे में तो आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी है कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे घर घर जाते हैं, और जिस घर में नल टपक रहा है उसको हम फ्री में ठीक कर देते हैं। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है जो कोई भी कर सकता है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि भाई हम भी करना चाहे, आप लोगों में से किसी को प्रेरणा मिले और ये कहे कि भाई हम भी करना चाहे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? प्लम्बर को पैसे देने पड़ेंगे, वॉशर बदलना होता है उसके भी पैसे लगते हैं, फिर कहीं मकान दूर है किसी का तो ऑटो फेयर भी लगता है। तो कुल मिलाकर 4-5 हज़ार रुपये महीने के चाहिए ये काम शुरू करने के लिए। मैं ये सोच रहा था, ये तब की बात है जब पहली बार मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद मुझे लगा कि ये रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। अब मैं कैलकुलेशन करने बैठा कि पैसे कहाँ से आएंगे। ये महीने के करीबन 5,000 रुपये, उस तब की बात, मतलब कि जब 5,000 रुपये बड़ी अहमियत रखते थे। और मैं सोच रहा था कि विद इन ए वीक 1 लाख रुपए का चेक आ गया। अब ये चेक जो था वो दिखावे के लिए, यानी ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला मुझे देना चाहता था कि भाई ये बंदा जो है कुछ नेक काम करने जा रहा है, उसको फंडिंग की ज़रूरत है, उसको पैसे मिलने चाहिए। हकीकत में तो ये इसलिए आए थे कि मैंने समाज की भलाई सोची, लोगों की भलाई सोची, और मेरा तजुर्बा ये कहता है, करीबन 20 साल, करीब 15-20 साल हो चुके हैं इस काम को। आज तक मैं किसी के पास, किसी कॉरपोरेशन या किसी रईस आदमी के पास नहीं गया कटोरा लेकर के भाई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मुझे चंदा दो। इसलिए नहीं गया कि मुझे विश्वास हो गया कि अगर आप में से भी कोई शख्स पूरी ईमानदारी के साथ, बिना स्वार्थ के और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई नेक काम समाज के लिए करना चाहता है तो उसका फंड रेजर ऊपर वाला बन जाता है। ये मैं जो बता रहा हूँ जो कुछ भी, वो सारी तजुर्बे की बातें हैं। इससे इतने फायदे हैं इस छोटे से काम के लिए, और ये काम ऐसा है कि हर कोई शख्स कर सकता है, पैसे जेब में न हो तब भी। बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ हमारे इलाके के कि आप कैसे पानी बचा सकते हैं। मसलन बुज़ुर्ग लोग दाढ़ी बनाते हैं तो नल खोल कर बातें भी करते जा रहे, गपशप भी लड़ा, बीवी से भी बातें कर रहे, कहीं और भी उनका ज़हन है, नल खुला है और शेविंग भी हो रही है। बच्चों से कहा आप नल बंद कर दो, सिर्फ इतना ही करना है, कोई भाषण नहीं देना है, कोई झगड़ा नहीं, टंटा नहीं, इतना है। अब इसका फीडबैक, ये 1000 बच्चों को ट्रेन किया तो उसका फीडबैक जो आया मेरे पास, वो फीडबैक इस तरह आया कि रास्ते में एक बाप मिल गया मुझे। उन्होंने कहा अरे आबिद भाई आपने तो परेशान कर दिया, अब तो हम दाढ़ी भी नहीं बना सकते हैं। अब दाढ़ी बनाने के लिए बेसिन तक पहुँचते हैं तो उससे पहले बच्चा खड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ खड़ा है। अब तो बाप को सुधार दिया। किसने सुधारा बाप को? आप जैसे बच्चों ने ये काम किया। अब हम आते हैं राइटिंग पर। मैंने सिर्फ पानी बचाने का काम तो कंटिन्यूस कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने कई और क्रिएटिव काम किए। पेंटर, एज ए पेंटर मैंने जब शुरुआत की थी तो इसे हम, या मैं उसको, मैं डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म कहता हूँ कि मेरे भीतर ही था आर्टिस्ट बनना।
तो मैं लग गया पेंटर बनने के लिए, पूरी कोशिश करने लगा। हमारी घर की हालत हमने देखी, इसके अंदर मैंने बताया कि फुटपाथ पर परवरिश हो रही है, पैसा नहीं है। किसी तरह अम्मी ने मार पीट के मुझे स्कूल भेजा, पढ़ाया। उसके बाद अब कॉलेज जाना हुआ तो मुझे आर्ट स्कूल में या आर्ट की कॉलेज में जाना था। अब कॉलेज जाने के लिए मैंने घर में फरमाइश की, तो हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे, अम्मी कमाने वाली एक थी। तो लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम लोगों से जो कुछ हुआ तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमने कर दिया, अब तुम्हें आगे पढ़ना है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हें अपने फीस के पैसे का जुगाड़ करना होगा। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं मैं अभी, पैसे का जुगाड़, कॉलेज की फ़ीस, एडमिशन फ़ी, ये वो, और आर्ट स्कूल में जाना यानी कैनवास का खर्च, कलर्स का, ब्रशेस, ये वो कई खर्चे थे उसके अंदर। तो मैंने एक दोस्त से जिक्र किया, दोस्त ने कहा कि एक काम करो, तुम्हें मैं ऐसी नौकरी दिलवाता हूँ कि जो महीने में 2 या 3 दिन काम करना होगा, लेकिन तनख्वाह पूरे महीने की मिलेगी। तो मैं तो खुश हो गया, और कहीं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, जैसे यहीं टीचर बन जाता हूँ तो मुझे रेगुलर आना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये ऐसी नौकरी थी यानी कि बॉलीवुड की, उस दौर में कोई फिल्म बन रही है तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन की शूटिंग, उसके बाद पूरा महीना फ्री। डायरेक्ट सबको पता चला कि अरे बहुत बड़ा राइटर है यार, हमें उससे झाड़ू मरवा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो मुझसे मेरा पोजीशन अप हुआ, मुझसे, अच्छा मैं रह रहा था फिर भी फुटपाथ पर ही था मैं, और मुझसे कहा गया डायरेक्टर ने कि अब कल से तुम डायलॉग डायरेक्टर फिल्म के, और तुम 5 स्टार में सुप्रिया चौधरी के कमरे में, जहाँ कमरा नहीं लेकिन स्वीट कहते, क्या कहते, जिसमें 3-4 कमरे होते हैं, और सन एंड सैंड होटल थी जिसकी ओपनिंग सेरेमनी तब हुई थी, तब की बात है। तो मुझे सीधा फुटपाथ से मैं 5 स्टार में घुस गया। तो करते करते जो ट्रेनिंग मिले मुझे वहाँ मिली बॉलीवुड के अंदर। अच्छा, एक बात मैं नेवर से नेवर को मद्देनज़र रखकर कहता हूँ कि इसको कामयाब करना है, नेवर से नेवर को, तो दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखो। दिमाग की खिड़की खुली नहीं रखोगे तो नेवर से नेवर कभी होगा ही नहीं। अब मैंने जैसे फुटपाथ से बॉलीवुड से अब मैं वहाँ एडिटिंग में मुझे भेजा जाता था, तो एडिटिंग में मुझे समझ में आया कि कैसे शॉट काटे जाते हैं, कहाँ से लिंक कहाँ पकड़ी जाती है, ये सारी बातें। अलग अलग डिपार्टमेंट में गया और अलग अलग चीज़ें सीख ली। अब हम वापस आते हैं राइटिंग पर। अब राइटिंग में मुझे मेरी शुरुआत जो थी वो कोई राइटर बनने का मेरे सपने में भी नहीं था। लेकिन जब मैंने जे कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन किया और कॉलेज में प्यार हो गया, पहला प्यार, और वो भी बड़ा अजीब प्यार था वो, और राइटर बनने के बीज यहाँ पड़े। वो लड़की जो थी शी वॉज एन NRI थी और करोड़पति थी, करोड़पति भी नहीं, अबजपति या अरबपति कहो, और मैं फटीचर फुटपाथ पर रहने वाला। किसी तरह जुगाड़ करके मैं आगे बढ़ रहा था, और सडनली मुझे पता चला कि वो लड़की को उसकी फैमिली वाले किडनैप करके ले गए और वो गायब हो गई। मुझे पता चला उसको ले गए, तो मुझे बड़ी तकलीफ होने लगी। और वहाँ फिर एक ब्रेक आया, छोटा सा ब्रेक, कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो पता चला कि मेरे भीतर जो इतना भरा हुआ है वो मुझे किसी के साथ शेयर करना चाहिए। अब मैं शेयर किसके साथ करूं, कोई दोस्ती नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट राइट इट डाउन।
तो मैं जाकर इतने सारे ब्लैंक पेपर खरीद के लेकर आया, मैंने लिखना शुरू किया। हाँ, अभी हम तो बैठा बैठा कमरे के अंदर लिखता रहता था मैं, जो भी भीतर आया, जो भी याद आया तो वो सीन कहो या जो कहो, चैप्टर लिख डाला। और हमारी बगल में जो है, हाँ, ये राइटिंग का इतिहास मेरा, बगल में कबाड़ी रहता था, उस कबाड़ी की नज़र कागज़ के ढेर पर थी। और आखिर में कहीं आकर उसको ये हुआ कि जाके पूछूं तो सही कि बंदा कर क्या रहा है। तो अंदर आया मेरे पास और मुझसे कहा, आबिद क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोले तो कुछ लिख रहा है ना? मैंने कहा मैंने लिख लिया, ले लेकर जा। वो सारे के सारा बंडल मैंने उसको दे दिया, कबाड़ी को। मैंने कहा बेच, जो कागज़ बेचेगा ना थोड़े पैसे मिलेंगे तो थोड़े तू रखना, थोड़े मुझे देना। अच्छा, अब उसने गलती क्या की कबाड़ी ने कि वो कागज़ पढ़ने बैठ गया। ये बहुत बड़ी गलती उसने की कि, और उसकी लिंक एक पब्लिशर के साथ थी, स्वाति प्रकाशन। और पब्लिशर के पास वो सारा बंडल लेकर गया, का ज़रा पढ़िए आप। अच्छा, लिंक इसलिए थी कि सारा लिटरेचर वो स्वाति प्रकाशन छाप रहे थे, शुद्ध लिटरेचर, प्योर लिटरेचर। और वहाँ जिसकी किताब छपी, जिस राइटर की पहली किताब, तो ओवरनाइट ही बिकम्स ए सेलिब्रिटी। अब वो मेरा बंडल उसके टेबल पे रखा उसने, और एक हफ्ते में मुझे प्रकाशक का मैसेज आया कि आकर मिल जाइए। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये काहे के लिए मुझे बुला रही है भाई, मैं तो कुछ जानता नहीं राइटिंग क्या होता है, ये होता है। तो बोले नहीं, कुछ बात होगी तो बुला रही, नहीं मैं भी साथ चलता हूँ। वो भी आया साथ, और मुझे 500 रुपये एडवांस दिए गए कि ये किताब हम छापेंगे। अब मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या लिखा है, नॉवेल है कि बायोग्राफी है कि जो कहो सो। उसने वो सारी किताब, पहली किताब छापी, टूटे हुए फरिश्ते, और वो किताब भी चल पड़ी और मैं भी चल पड़ा। और वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। आइडिया है मेरे पास, लिख डालो, जो भी आइडिया है लिख डालो। तो ऐसे लिखते 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 फिर धीरे धीरे समझ आने लगी, तो फिर मैं अपने लिए लिखने लगा। वो पैसे के लिए लिख रहा था, फिर अपने लिए। खैर, यहाँ से बॉलीवुड में काम करने से, स्पॉट बॉय का काम करने से एक फ़ायदा और हुआ मुझे, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा। मैंने कहा दिमाग की खिड़की खुली रखोगे तो काफ़ी चीज़ आप पिकअप करेंगे। और वो फ़ायदा ये था कि जब मेरे पास कॉमिक्स के लिए लोग आए कि आबिद भाई आप राइटर भी है, आप आर्टिस्ट भी है, तो व्हाई नॉट क्रिएट ए कैरेक्टर, कि जैसे अभी तक हम लोग छाप रहे हैं मैंड्रिक द मैजिशियन और जो टार्जन। मैंने कहा गिव मी 1 मंथ सोचने के लिए, और 1 महीने में मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया। जैसे बहादुर के नाम से काफ़ी कुछ चला, लेकिन उस पर बाद में आता है। वो बहादुर को क्रिएट करने के लिए मुझे पूरी हेल्प बॉलीवुड के नॉलेज से मिली। एडिटिंग में गया था तो मैं जानता था कि कहाँ क्लोजअप चाहिए, कहाँ लॉन्ग शॉट चाहिए, कहाँ मिड शॉट चाहिए, कहाँ टॉप शॉट चाहिए। ये मेरे कॉमिक में टोटल बॉलीवुड उतर आया अंदर। दूसरी बात मेरी समझ में ये आई कॉमिक की स्टडी करने पर, कि कॉमिक इज़ ए मीडिया, जो कॉमिक जो है वो विजुअल मीडिया है, डायलॉग का मीडिया नहीं है। कम से कम डायलॉग में आप अपनी बात कहते जाओ और कहानी आगे बढ़ती जाए। तो इसीलिए मेरे कॉमिक में फिगर्स ज़्यादा प्रोमिनेंटली सामने आए, और इस तरह एक के बाद एक पॉइंट मैं इसके साथ कॉमिक में जोड़ता गया, जिसकी वजह से बहादुर इतना पॉपुलर हुआ। बहादुर से पहले डब्बू जी पॉपुलर हो चुका था,
और डब्बू जी जो थे वो एक ग्रुप, एक एज ग्रुप जो था, जो बुज़ुर्गों का था, ये उनका फेवरेट हो गया। और ये बहादुर जो है वो उसके बाद वाली पीढ़ी, यानी कि शाहरुख खान, आमिर खान, ये जो आए, ये ग्रुप जो आया, यंगर जनरेशन, तब की बात कर रहा हूँ, ये बहादुर इनका फेवरेट हो गया कि सैन फ्रांसिस्को में आज भी बहादुर क्लब है। बिकॉज आई एम ए राइटर ऑल्सो एंड आई कैन क्रिएट एनी कैरेक्टर। आप जो भी फरमाइश करो, मैं आई एम देयर टू क्रिएट इट। तो मैंने फिर पहला जो डब्बू जी बनाया, ये सारे उनके थे। इसके जो थे फैन सर्कल, सबसे पहला और सबसे आर्डेंट फैन जिसे कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। खैर ये तो अटल जी के दूसरे थे, ओशो। लेकिन एक बड़ी बात उनमें ये थी कि कभी कभी मैं डब्बू जी में जो आइडियाज़ देता था वो 2 लेवल पर होते थे एज ए राइटर, 2 लेवल पर, क्योंकि छपता था बच्चों के पन्ने पर और पढ़ते थे बुज़ुर्ग ज़्यादा, तो मुझे बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखना पड़ता था। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्यार से सुना।